सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है, कोलोइड ग्वाइटर, या इसको बोलते हैं इंडेमिक ग्वाइटर, या इसको बोलते हैं आयोडीन डिफिशियंसी ग्वाइटर। ग्वाइटर का मतलब होता है, ऐसे तो हिंदी में बोलते हैं घेंघा बोलते हैं, लेकिन यह इसको बोलते हैं इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का साइज अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है या उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्वाइटर बोलते हैं। और चूंकि यह ग्वाइटर आयोडीन की कमी होने से होता है तो इसको हम आयोडीन डिफिशियंसी ग्वाइटर बोलते हैं। और चूंकि यह जो आयोडीन डिफिशियंसी एक पॉपुलेशन लेवल में होता है, इसलिए पॉपुलेशन लेवल में बीमारी होता है, इसलिए इसको हम इंडेमिक ग्वाइटर भी बोलते हैं। और इसमें चूंकि थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल का कोलोइड बढ़ जाता है, इसके कोलोइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसके कारण जो ग्वाइटर होता है, इसलिए उसको लोग कोलोइड ग्वाइटर बोलते हैं। तो सारी बात को समझ में आ गया कि इसको हम लोग कोलोइड ग्वाइटर बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके थोड़ा सा बात पे कि क्यों हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड हमारे इंडोक्राइन सिस्टम्स का बड़ा सा ग्लैंड होता है ये। और ये ग्लैंड लैरिंक्स से लेकर के और ट्रेकिया के 5वें रिंग्स तक ये रहता है। ये एक राइट और लेफ्ट दो तरफ रहता है और ये इस्थमस से जुड़ा होता है ये। तो लगभग इसका वेट जो होता है 25 से 40 ग्राम होता है लगभग, और साइज जो होता है इसका 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर लगभग होता है। थोड़ा वो डिपेंड करता है एज वाइज पे। तो ये इसका थायराइड ग्लैंड होता है। बात करते हैं इसके अंदर के बारे में कि ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये बना होता है फॉलिकल से, है ना। बहुत सारे फॉलिकल होते हैं थायराइड ग्लैंड में। तो फॉलिकल के अंदर में क्या होता है, कोलोइडल फ्लूइड होता है। फॉलिकल के अंदर में कोलोइडल फ्लूइड होता है। अब ये कोलोइडल फ्लूइड का काम क्या है कि इससे बनता है क्या, इससे बनता है T3 और T4 बनता है, इसको थायरोक्सिन बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है ये, तो थोड़ा सा बात करते हैं। फॉलिकल को थोड़ा बाहर कर देते हैं समझने के लिए। ये फॉलिकल है ना। इस फॉलिकल के अंदर क्या होता है कि इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है। तो इसके स्टिमुलेशन से क्या बनता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन, और बनता है थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम बनता है। इसके अंदर इंटर क्या करता है, इसके अंदर इंटर करता है टायरोसिन, है ना। अब प्लस इसमें जाता है आयोडीन। तो होता क्या है कि टायरोसिन और आयोडीन मिल करके तो बनता है मोनोआयोडोटायरोसिन। फिर मोनोआयोडोटायरोसिन एक और आयोडीन मिला करके बनता है डाइआयोडोटायरोसिन। फिर एक मोनोआयोडोटायरोसिन एक डाइआयोडो मिल करके ट्राइआयोडो बनता है, और फिर 2 डाइआयोडोटायरोसिन मिल करके बनता है टेट्राआयोडोटायरोसिन, थायरोनिन। तो इस तरह से क्या होता है कि T3 T4 का जो फॉर्मेशन होता है फॉलिकल में, तो टायरोसिन आयोडीन से मिलकर बनता है ये। अब ये थायरोक्सिन यहाँ से निकलने के बाद बॉडी पे एक्शन करता है। चलिए, ये तो हो गया नॉर्मल बातें। आयोडीन जो होता है इस पूरे थायरोक्सिन बनने में आयोडीन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बिना आयोडीन का थायरोक्सिन बनेगा ही नहीं। जैसे हम बताए ना, टायरोसिन प्लस आयोडीन मिला के बना मोनोआयोडोटायरोसिन। फिर मोनोआयोडोटायरोसिन प्लस एक आयोडीन मिला तो बना डाइआयोडोटायरोसिन। फिर एक मोनोआयोडोटायरोसिन और एक डाइआयोडोटायरोसिन, ये मिलके बनता है T3। फिर डाइआयोडोटायरोसिन प्लस डाइआयोडोटायरोसिन मिलके बनता है T4। यानी कि इसके लिए आयोडीन नेसेसरी है, बिना आयोडीन का थायरोसिन नहीं बनता है। तो आयोडीन जो था मेन एलिमेंट है। अब क्या है, यही आयोडीन की जब कमी हो जाता है, तो आयोडीन की कमी तो हो गई, अब क्या हो रहा है, आयोडीन की कमी हो चुकी है। अब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोसिन बनेगा नहीं, और थायरोसिन यहाँ से बन नहीं रहा है,
धीरे धीरे बन ही रहा है, बॉडी डिमांड कर रहा है लगातार। अब बॉडी डिमांड कर रहा है भाई थायरोक्सिन भेजो, अब ये मैसेज देगा ब्रेन को, तो वहां से टीएसएच बनेगा, टीएसएच इसको स्टिमुलेट करेगा। तो बॉडी में जब थायरोक्सिन की कमी होगी तो उस केस में टीएसएच का लेवल बढ़ेगा। अब टीएसएच किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड सेल्स को। अब जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? इसके अंदर टायरोसिन एक्युमुलेट करेगा, टीबीजी एक्युमुलेट होगा, ये एक्युमुलेट होगा, लेकिन आयोडीन नहीं है। तो अब क्या होगा? कोलोइड के अंदर क्या होगा कि टायरोसिन और टीबीजी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब इसका अमाउंट बढ़ेगा तो कोलोइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कोलोइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसमें क्यों होगा बता दिया आपको, आयोडीन के नहीं रहने के कारण इसके अंदर क्या होगा? टायरोसिन डिपोजिशन होगा, टीबीजी डिपोजिशन होगा, और इसके कारण इसका कंसंट्रेशन हाई। अब इसका कंसंट्रेशन हाई होगा तो फॉलिकल का साइज बढ़ेगा, फॉलिकल का साइज बढ़ेगा तो थवारगल का साइज बढ़ गया। अब थवारगल का साइज बढ़ गया, इसी को ना बोले ग्वाइटर। तो बॉडी में थायरोक्सिन की कमी भी हो गई और थवारगल का साइज भी बढ़ गया। ऐसे कंडीशन को हम बोले आयोडीन डिफिशियंसी ग्वाइटर या कोलोइड ग्वाइटर। अब ये चीज जो होता है, ये आयोडीन की कमी एक मास लेवल पे होता है, एक पॉपुलेशन लेवल पे होता है, और लगभग बहुत सारे लोग इसमें सफर होते हैं। इसीलिए हम सबको एक साथ क्या बोलते हैं? एंडेमिक ग्वाइटर बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं कॉज पे। आखिर आयोडीन डिफिशियंसी का कारण क्या है? किस वजह से आयोडीन कम हो जाती है? सबसे पहला कारण है कि जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी है, जो साल्ट ले रहे हैं उस साल्ट में आयोडीन नहीं है, और चूंकि जो पहाड़ी इलाका पे जो लोग रहते हैं हिमालयन एरिया में, उनके पानी में भी आयोडीन नहीं रहता है और उसके सब्जी में भी आयोडीन नहीं रहता है। क्योंकि पानी में आयोडीन की कमी होती है, तो पानी में कब कमी है? क्योंकि समुद्र तल से सरफेस से ज्यादा ऊंचा पे है ना हिमालयन एरिया, तो जितना ज्यादा ऊंचा रहेगा उतना आयोडीन नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि उन लोगों को आयोडीन की कमी ज्यादा होता है। दूसरा, प्रेगनेंसी के केस में अगर डिमांड ज्यादा रहता है प्रेगनेंसी में, तो उस केस में भी इसका चांसेस होने का होता है। तीसरा, लैक्टेशन पीरियड में, लैक्टेशन में क्या होता है कि मिल्क से आयोडीन ज्यादा लॉस होता है, तभी इस केस में ऐसा हो सकता है। तो जनरली क्या होता है कि ये 2-3 केस है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें हिमालयन एरिया पे जो लोग रहते हैं उन लोगों में आयोडीन डिफिशियंसी का कारण ज्यादा बनता है। चलिए अब यहाँ पे अब वाला बात है, सिम्टम पे बात करते हैं। अब चूंकि ग्वाइटर हो चुका है तो दो तरह का सिम्टम आएगा। एक तो ग्लैंड का साइज बढ़ने से क्या होगा कि जो एरिया को ऑर्गन को कंप्रेस करेगा, एक तो ये गड़बड़ी होगी, है ना। ये जो इसका साइज बढ़ने पे क्या होगा? ट्रेकिया को कंप्रेस करे, तो इसको ग्लैंड का इफेक्ट अलग होगा, और चूंकि थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो उसका इफेक्ट अलग होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म इफेक्ट होगा। तो ग्लैंड का साइज बढ़ेगा तो क्या क्या दिक्कत होगा? तो सबसे पहला कि नेक में स्वेलिंग होगा, यहाँ पे दर्द भी होगा, ट्रेकिया को कंप्रेस करेगा, सांस लेने में नहीं बनेगा मरीज को, ऑसोफेगस कंप्रेस करेगा, हो सकता है खाना निगलने में दिक्कत, डिस्फेजिया, तो डिजनिया, डिस्फेजिया, ये सब कंडीशन बनेगा। उसके साथ लैरिंग्स के कंप्रेशन से वॉइस ठीक हो जाएगा, हॉर्सनेस वॉइस होगा, है ना। तो ये आपको मिलेगा, ग्लैंड इफेक्ट होता है। हार्मोन इफेक्ट में चूंकि थायरोक्सिन की कमी हो जाता है, इसके कारण क्या होगा? हेयर फॉल होगा। उसके बाद जो नर्वस प्रॉब्लम होगी, मेमोरी लॉस करेगा, सेंसरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, टेस्ट बड कमजोर हो जाएगा, एपेटाइट लॉस करेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, उसके साथ साथ फैटी लिवर भी होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो सकता है। इसके बाद ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, डायस्टोलिक बढ़ सकता है। हो सकता है कि ओबेसिटी हो जाए, बॉडी में फैट गेन होगा, बीएमआर डिक्रीज कर जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, कोल्ड से सेंसिटिव रहेगा पेशेंट, स्किन ड्राई रहेगा, मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्बेंस होगा, इनफर्टिलिटी भी होगा। इसके साथ अगर लैक्टेशन मदर है, लैक्टेशन की कमी हो जाएगी, और जो ब्लड है हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस घट जाएगा।
इसके कारण क्या होगा? एनीमिया। तो जनरली क्या है कि ये बहुत तरह के सिम्टम होते हैं इसमें। वो इफेक्ट किसका बोले आपको हम? हाइपोथायरॉयडिज्म का इफेक्ट। तो जितने भी सिम्टम बताए थे सब में कहीं ना कहीं आपको जरूर मरीज मिलते हैं इसके। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। ऐसे क्या हम जांच करके देख सकते हैं इसको? तो इसके लिए सबसे पहला है इसका इन्वेस्टिगेशन USG ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखेंगे वहां पे मिलेगा आपको कोलोइड ग्वाइटर का रिपोर्ट मिलेगा। इसके बाद दूसरा कराते हैं आयोडीन 131 स्कैनिंग टेस्ट। इसका वैल्यू क्या मिलेगा? डिक्रीज रहेगा नहीं आयोडीन उसमें, क्योंकि आयोडीन नहीं रहेगा तो फिर उस केस में क्या होगा? अब यहाँ पर मिलेगा आपको इस तरह का ग्वाइटर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर जरूरत पड़ता है तो बायोप्सी भी करके देखते हैं। तो बायोप्सी करेंगे तो क्या मिलेगा इसमें हम लोग को? थायराइड सेल तो नॉर्मल रहेगा लेकिन कोलोइड का अमाउंट ज्यादा बढ़ रहेगा। इसके बाद सीरम आयोडीन टेस्ट। सीरम आयोडीन करेंगे तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा? डिक्रीज। इतना जांच के बाद हम लोग करते हैं इसके बाद ट्रीटमेंट पे। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसका हम लोग? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर बाय द वे पॉसिबल है तो हम लोग ज्यादा अगर ज्यादा इलाज कर जाता है तो सर्जरी से हम लोग इसको कुछ पार्ट को रिमूव कर देते हैं। दूसरा, प्रॉपर आयोडीन इनटेक कराते हैं, आयोडीन कंटेनिंग साल्ट देते हैं। ज्यादा मेन तो उपाय इसका ही है। साथ साथ लीवर का भी ट्रीटमेंट करते हैं, चूंकि प्रॉपर अमाउंट में टायरोसिन को बना सके हुआ। तो इसका मेन मैनेजमेंट भी इसमें यही होता है। और बाकी मैनेजमेंट में वही होता है इसको कि प्रॉपर योगा मेडिटेशन ये करते रहते हैं, चूंकि हार्मोन का जो लेवल है वो कम से कम नॉर्मल रहेगा। अब बात करते हैं इसका होम्योपैथी मेडिसिन। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन आयोडम, अच्छा मेडिसिन इसके लिए, जिसको कि लो पोटेंशियल में इसको देते हैं हम लोग। इसके बाद दूसरे चलाते हैं थायरोडिनम। थायरोडिनम को हम लोग हाई पोटेंशियल में चलाते हैं। थर्ड नंबर पे है कलकरिया आयोड। इससे क्या होता है कि जो फॉलिकल है इसका फंक्शन स्टिमुलेट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलाते हैं कलकरिया आयोड के बाद नेक्स्ट होता है कलकरिया फ्लोर। कलकरिया फ्लोर देते हैं जब हार्डनेस को कम करने के चलाते हैं। बाकी तो सबसे बड़ा चीज मैनेजमेंट है। जो हिमालयन एरिया पे जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को एडवाइस दी जाती है कि चूंकि आयोडीन कंटेनिंग साल्ट यूज करने के लिए, और जो नॉर्मल पर्सन है जो नॉर्मल सी लेवल पे रहते हैं उनको ये जरूरत, उसका डिजीज बहुत कम होता है इसमें, और होता है तो उसके पीछे कोई दूसरा रीजन होता है। तो इस तरह से इसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये था आपका कोलोइड ग्वाइटर। इसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन डिफिशियंसी ग्वाइटर या हाइड्रो ग्वाइटर। बाकी बातें चल लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अनुज